लेकिन एक तस्वीर पूरे देश को झकझोर कर रख दी, और खासकर हम जैसे पत्रकारों को। ये स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहे, सरकार के लिए बोल रहे हैं। आप मोदी के सपोर्टर होइए। ये असल में इन चैनलों के लिए परजीवी बन गया है, पिस्सू बन गया है। रिपोर्टर क्या काम, कुछ काम ही नहीं कर रहा। क्या काम है रिपोर्टर का? फील्ड रिपोर्टर का क्या काम है? तो धीरे 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 वो 5 से लेकर 10 बजे तक एंकर ड्रिवेन, आउटपुट ड्रिवेन, डेस्क ड्रिवेन रिपोर्टर गया तेल लेने, उसका कोई काम ही नहीं। क्योंकि जितने देश के बड़े एंकर हैं, 2-4 पुरुष 5-6 महिलाएं, इन्होंने ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री को यानी टीवी स्क्रीन को कैप्चर कर रखा है। सिर्फ डिबेट पे काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं। आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे इन्हें सो कॉल्ड ये जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट सो कॉल्ड, इनको देखा वहां रिपोर्टिंग करते हुए? नहीं, एक भी थे वहां पे? नहीं थे। इसलिए जाते तो उनको पता था कि क्या हश्र होना है। क्या हालत हो गई उस रिपोर्टर की, किसी काम का नहीं बचा है वो रिपोर्टर, और आप इस रिपोर्टर को घेर रहे हैं, मार रहे हैं। अपना गुस्सा उस रिपोर्टर पे उतार रहे हैं। उसको ईएमआई भरनी है, उसको बच्चे की फीस देनी है, उसको बच्चों को खाना खिलाना है। आप नहीं समझ पा रहे हैं उस रिपोर्टर को, उसको निशाना मत बनाइए, उसकी खुद की कोई औकात नहीं है। जंतर मंतर पर आपने छात्रों का हल्ला बोल देखा, जेपी नड्डा के हाथों सोनम वांगचुक को जूस पीकर अनशन तोड़ते भी देखा, लेकिन एक तस्वीर पूरे देश को झकझोर कर रख दी, और खासकर हम जैसे पत्रकारों को, क्योंकि आपने पत्रकारों को पीटते देखा, आपने उन्हें मार खाते देखा, आप उन्हें धकियाते देखा, गाली खाते देखा, और साथ ही साथ उनके खिलाफ नारेबाजी और गुस्सा देखा। मनोज जी, आखिर कहां आ गए हम? ये कहां आ गए हम? पत्रकार कौन जो पीटे गए? हाँ, जिनके हाथ में मेन स्ट्रीम मीडिया की आईडी थी, हाँ, वो पत्रकार है, वो रिपोर्टर है। औकात क्या है उनकी, हैसियत क्या है उनकी? कौन रिपोर्टर, कौन पत्रकार? ये वो पत्रकार जो 2014 के बाद अपनी पहचान भूल चुका है, औकात भूल चुका है, हैसियत भूल चुका है। ये पत्रकार रिपोर्टर कहलाता है। इस पत्रकार को किसी लखनऊ में बैठना होता है, किसी पटना में बैठना होता है, किसी जयपुर में बैठना होता है। ये अलग अलग प्रदेश की राजधानियों में ब्यूरो में काम करते हैं। तो जो आपको दिल्ली में दिखाई दे वो दिल्ली ब्यूरो में काम करते हैं। इस ब्यूरो में एक ब्यूरो चीफ होता है और 1-2 रिपोर्टर्स होते हैं। ये रिपोर्टर्स आपको आसपास घूमते, आसपास के जिलों में जाते दिखाई देंगे। ये रिपोर्टर्स अब किस काम के बचे हैं? अगर ये किसी काम के बचे होते तो 2014 से लेके और अब तक कम से कम 2500 रिपोर्टर्स नौकरी से ना हटाए गए होते। क्योंकि पहला सवाल ही, एक मॉर्निंग मीटिंग होती है, आपने भी देखी होगी, एक मॉर्निंग मीटिंग होती है जिसमें संपादक बैठते हैं, पॉलिटिकल एडिटर बैठते हैं, दिल्ली के बड़े बड़े लोग वहां बैठते हैं, और होता है कि आज कहां से क्या आ रहा है, यूपी से क्या है, बिहार से क्या है, राजस्थान से क्या है, कर्नाटक से क्या है, गुजरात से क्या है। सबके ब्यूरो चीफ बात करते हैं, अपना डे प्लान बताते हैं कि आज हम ये स्टोरी करेंगे। वहां जब कॉफी की चुस्कियों के साथ बात हो रही होती है तो यह कहा जाता है ये रिपोर्टर कोई काम नहीं करते, ये रिपोर्टर केवल सैलरी पर बोझ बने हुए हैं। एक काम करो, मार्च से पहले जरा उनकी सैलरी निकालो और देखो कितने हेडकाउंट्स हैं जिनको हमें हटा देना चाहिए। वो हटा दिए गए। अब ये जो बचे हुए हैं इनको क्या करना होता है? अगर नितिन नवीन आ रहे हैं लखनऊ तो एरोड्रम से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक एक रिपोर्टर कवर करता रहेगा। कल जब 2027 का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो ये रिपोर्टर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। ये रिपोर्टर आपको सिर्फ काउंटिंग वाले दिन हर सेंटर पे खड़ा दिखाई देगा कि मेरे यहां ये हाल चल रहा है, मेरे यहां वो हाल चल रहा है, जबकि डेटा तो उनको कहीं और से आ रहा होता है। 2-2 मिनट, 1-1 सेकंड, 30-30 सेकंड के लिए आते हैं।
इस रिपोर्टर की, वीरेश भाई, कोई औकात नहीं है, इस रिपोर्टर की कोई हैसियत नहीं है। ये रिपोर्टर नाम का जो जीव है, ये असल में इन चैनलों के लिए परजीवी बन गया है, पिस्सू बन गया है। उनको माना जाता है कि ये सिर्फ खून चूसने के लिए बने। क्यों? शाम को 5 बजे से शुरू होता है एक प्राइम टाइम, जो रात में 10 बजे तक चलता है। स्टूडियो बुलाओ, वो रिपोर्टर चुपचाप आता है, स्टूडियो में गेस्ट कोऑर्डिनेट करता है कि आज भाजपा से ये आएंगे, सपा से ये आएंगे, कांग्रेस से ये आएंगे, एनालिटिक जो करेगा वो ये आएगा। इन पर दबाव होता है कि हम फला शहर में इवेंट करने जा रहे हैं। कौन सा? राइजिंग इंडिया, चमकता उत्तर प्रदेश, यूपी की कैबिनेट, अलग अलग तरीके के नाम, सत्ता का सिंहासन, इन सब नामों पे इवेंट्स होते हैं। और ये रिपोर्टर ऐसे हाथ बांधे हुए, जैसे लड़की का पिता नहीं खड़ा होता है, वैसे खड़े रहते हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने इंतजाम सबका कर दिया, लेकिन मंच पर उसको इतनी भी हैसियत नहीं दी जा सकती कि वो एक राज्य मंत्री का भी इंटरव्यू ले, क्योंकि वो सब एंकर करेंगे दिल्ली से आके। ये हालत इस रिपोर्टर की हो गई है। और पिछले 2014 से, मैं बार बार 2014 को इसलिए कोट कर रहा हूं, बता दूं, क्योंकि 2014 से ठीक पहले जाइए, CWG, 2G, 4G, कोलगेट, जितने भी घोटाले हुए, मीडिया ने टांच के चलाए थे, तान के चलाए थे, सीना ठोक के चलाए थे। किसी ने रोका था? नहीं रोका था। लेकिन अब सारी चीजें कॉस्ट कटिंग में हटा दी गई, सारा खर्चा स्टूडियो तक सीमित हो गया। क्या करना है? एक स्टूडियो है, 3 कैमरे लगे हुए हैं, 4 गेस्ट आ गए, 2 विंडो खोल दी, कहीं बाहर से, कोई बाहर से बैठा हुआ है। और बात किसकी चल रही है? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ट्रंप ने कहा, रशिया में यह हुआ, दगदगाता ईरान, झंझनाता अमेरिका, इस पर बहस चल रही है। स्टूडियो बेस सब कुछ हो गया है। हर आदमी का एक एक शो है, हर एक खूबसूरत से लेके, मतलब केवल औरतों के लिए नहीं कह रहा हूं, आदमी भी टाई कोट पहन के खूबसूरत लगते हैं, वो आते हैं और वो आकर मुर्गे लड़ाते हैं आपस में। आप देखिए कितनी गजब स्क्रीन है कि जैसे ही 2 प्रवक्ता आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तुरंत स्क्रीन से एंकर गायब हो जाता है। 2 प्रवक्ता होते हैं और उसमें लिखा फाइट लिखी रहती है, एरो बना के, वर्सेस, जो चाहते हैं कि आप ये देखो, और वो दिखाया जाता है। इसीलिए इस रिपोर्टर की पहचान खत्म हो गई है। आप इतना साल रहे हैं, आपने भी रिपोर्टिंग की है, फील्ड रिपोर्टिंग। आप बताइए, अब दूसरा वीरेश पांडे कैसे बनेगा? कोई बनता? दूसरा दीपक चौरसिया कैसे बनेगा? दूसरा रवीश कुमार कैसे बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड पर दूसरा बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई कब बनेगा? नहीं बन पाएगा। हाँ। क्यों नहीं बन पाएगा? कि एडिटर और दिल्ली में बैठे हुए डायरेक्टर, या कहीं भी बैठे हुए जो संपादक हैं और डायरेक्टर हैं, उनका यह कहना है कि रिपोर्टर क्या काम, कुछ काम ही नहीं करते। क्या काम है रिपोर्टर का? फील्ड रिपोर्टर का क्या काम है? रिपोर्टर का कोई काम नहीं है। ग्राउंड जीरो पर रहने वाला रिपोर्टर धीरे 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 खत्म होता गया और एंकर बेस्ड, डेस्क स्टूडियो और आउटपुट बेस्ड, अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो पत्रकारिता में, टेलीविजन में 2 तरह का डेस्क होता है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है कि जो रिपोर्टर्स होंगे, रिपोर्टर्स ड्रिवन चैनल हुआ करते थे पहले। रिपोर्टर्स ग्राउंड से रिपोर्ट करता था, उस खबर को अपने आंखों से देखकर, नाक से सुनकर, कानों से सुनकर वो एज इट इज पहुंचा देता था दर्शकों तक। कि हमने अभी एक घटना देखा है कि फला के घर फला जा रहे थे, फला के घर फला मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये लबोलुआब निकला और मनोज राजन त्रिपाठी उस बैठक में बैठे थे, जबकि ये समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी ये भाजपा के दफ्तर क्या करने आए थे? वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे रिपोर्टर करेगा क्या? जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया चैनलों पर, जैसे जैसे स्टोरीज आने लगी कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, भाई रिपोर्टर तो जाएगा। रिपोर्टर का मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट तो वही करना है जो जमीन पे हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसको रिपोर्ट कर देंगे, एज इट इज रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन जब हमारा कोई एजेंडा होगा, हमारा कोई मिशन होगा,
तो हम तो एज इट इज अगर हम दे देंगे आपको, तो फिर तो वो सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन जब एजेंडा होगा तो हम डेस्क पे काम करेंगे, आउटपुट पे काम करेंगे, हम स्टोरीज बनाएंगे, हम बैठ के तमाम चीजों को गढ़ेंगे, बनाएंगे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे, गढ़ेंगे। तो वो प्रोड्यूसर ड्रिवन चैनल हो गए, आउटपुट ड्रिवन चैनल हो गए। संपादक जो वहां बैठा हुआ है और उस आउटपुट ड्रिवन चैनल जो मसाला है, जो माल है, जो कबूतरबाजी है, उसे एक खूबसूरत एंकर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, लिपस्टिक के साथ, पुरुष भी लिपस्टिक लगाते हैं, याद रखिएगा। जो एंकर है हम लोग भी लगाते हैं कभी कभी, जब रिपोर्टर्स जो मैदान के हैं, जब कभी हत्थे चढ़ गए कि भाई तो यार ऐसे बिखरे बाल क्यों है, पप भी लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी लगाते हैं, वो भी ब्लश लगाते हैं, चमकते हैं, और टाई सूट ऐसे होते नहीं है जैसे दिखते हैं। अगर आप जमीन पे उनको देखेंगे इतने खूबसूरत नहीं होते जितना वो स्क्रीन पर दिखते हैं, क्योंकि उनकी भी पेंटिंग होती है। और जब स्टूडियो में उनकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है, एंकरिंग खत्म हो जाती है, तो वो इतने बड़े कॉटन को लेके और उससे ऐसे ऐसे पोंछते हैं, वो पोंछ के साफ करते हैं अपने मेकअप को। तो लिपस्टिक लगाकर वो रिपोर्टर, वो जो एंकर है, मेकअप उतार कर मतलब मेकअप चढ़ाकर वो उन माल मसाला को परोसता है। तो उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और ग्राउंड लेवल पर सच्चाई खत्म होती गई, और धीरे धीरे रिपोर्टर्स, सबसे पहले छटनी रिपोर्टर्स की होती है। रिपोर्टर्स का क्या काम है? अरे ये तो कहीं से भी आ जाएगी चीजें, और 5 बजे से लेके शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक हर एंकर का एक एक शो है। राष्ट्र की बात, भारत की बात, देश की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, उल्टी बात, गिनगिनी बात, सनसनी, मतलब तमाम तरह के 10 बजे तक, माने 5 बजे रिपोर्टर्स का काम खत्म। रिपोर्टर्स से कोई पूछने वाला भी नहीं। अगर रिपोर्टर्स ने 12 बजे 1 बजे तक अपना सब कुछ नहीं दिया तो उसका माल कूड़े में चला जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक डेस्क, संपादक और एंकर्स तैयार हो जाते हैं उस मसाले को फेंटने के लिए कि बस 5 बजे की तैयारी चल रही है, फिर 6 बजे की तैयारी, फिर 7 बजे की तैयारी, 8 बजे की तैयारी, फिर 9 बजे सबसे बड़ा मठाधीश आएगा जो करने आएगा, जो चैनल का सबसे बड़ा फेस होगा, उसे 9 से 10 की प्राइम टाइम, उसको कहते हैं प्राइम टाइम। लोग चाय समोसा के साथ और अपने डाइनिंग टेबल पर टीवी देखते हैं। वो सब बंद हो चुका है दुकान, अब कोई ना टीवी देखता है भाई साहब, ठीक है, सब मोबाइल देख ले रहे हैं जब तक घर जा रहे हैं तब तक, ठीक। तो धीरे 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 वो 5 से लेकर 10 बजे तक एंकर ड्रिवन, आउटपुट ड्रिवन, डेस्क ड्रिवन। रिपोर्टर्स गया तेल लेने, उसका कोई काम ही नहीं। वो जो रिपोर्टर है वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए पानी बरसा, एक शहर में पानी भर गया, या मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ आ गई, तो आउटपुट उससे कहता है पानी में उतर कर बोलना, जिसको कहते हैं पीस टू कैमरा, ठीक है, जो आखिरी में कहता है कि यहां बाढ़ आ गई है, खेत उड़ रहे हैं, मनोज राजन त्रिपाठी कैमरामैन फलाने के साथ लखनऊ, उससे कहते हैं पानी में उतर कर पीस टू। वो बेचारे दीवाने रिपोर्टर यहां तक पानी में उतर कर करते हैं, और डरते हुए कहीं घड़ियाल ना पकड़ ले पैर। अभी भेड़िए आ गए थे बहराइच में, भेड़िए। एक चैनल का रिपोर्टर जानते हैं कहां बैठा? जिस जाल को फेंक कर भेड़िए को पकड़ना था, वो जाल उसने खुद ही पहन लिया, और जाल के अंदर से बता रहा था कि भेड़िए कहां कहां पकड़े गए। और चलिए, इसकी शुरुआत बड़ी शानदार है। एक बार अंतरिक्ष पे चंद्रयान भेजा गया, दीपक चौरसिया को सिल्वर कलर का कपड़ा और स्कूटर चलाने वाला हेलमेट पहनाकर एस्ट्रोनॉट बना दिया गया, और उस दिन वो एस्ट्रोनॉट बन के एंकरिंग कर रहे थे। ये चलन ऐसे शुरू हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप टेलीविजन पर फिल्म देखते हैं, हिंदी इंग्लिश, आप टेलीविजन पर ड्रामा देखते हैं, सास भी कभी बहू थी या कहानी घर घर की, जो देखते हैं आप वो देखते हैं, आप म्यूजिक चैनल देखते हैं, आप स्पोर्ट्स के चैनल देखते हैं, और इसके बाद भक्ति के चैनल, और इसके बाद न्यूज चैनल आप देखते हैं।
ये सारे चैनल अगर 100% मान लिए जाए तो इस न्यूज चैनल का जो हिस्सा था इन सारे चैनलों में वो था 29%। आज से 5-7 पहले, 5-7 साल 8 साल पहले। आज जानते हैं वो 29% कहां चला गया? वो 29% 7% पर चला गया है। यानी अब 100% में सिर्फ 7% लोग देश में ऐसे बचे हैं जो न्यूज चैनल देखते हैं। इसका उदाहरण है, अगर न्यूज चैनल नहीं देखे जाते या इतने देखे जा रहे होते तो यूट्यूब पर पूरा बुलेटिन क्यों डालते? क्यों ट्विटर इंस्टाग्राम पर रीलें डाली जाती, टीवी देखा जाता? 7%। ये हो गया गिरावट टीआरपी का, ये मार्केट शेयर का। अब दूसरी बात, ये जो रिपोर्टर है ना, ये 18,000, 27,000, 32,000, 38,000, 40,000, 50,000 यहां तक की तनख्वाह पाता है। ठीक जून के महीने में एक अप्रेजल आता है। उस अप्रेजल में कहा जाता है ये रिपोर्टर है, अप्रेजल भर दो। वो अप्रेजल भरते हैं। मैं दावा कर सकता हूं पिछले 10 साल में हर साल हर रिपोर्टर की सैलरी जानते हैं कितनी बढ़ती है? सैलरी, रिपोर्टर की बात कर रहा हूं, 4 से 5%। 4 से 5% सैलरी हाइक पर यह आदमी अपनी नौकरी बचाता घूम रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने इस नौकरी के भरोसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कर दिया है, एक फ्लैट खरीद लिया है, एक छोटी गाड़ी ले ली है ताकि वो चल सके, और उसकी ईएमआई चुकाने के चक्कर में ये बेचारा सर झुका के काम करता है, जो कि अपना अस्तित्व खो चुका है। ये सारे रिपोर्टर जो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं तो बताते हैं भैया खबर का जमाना ही नहीं रहा, हमें तो कुछ दिखाना ही नहीं है। आप जंतर मंतर पे उसी को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जितने देश के बड़े एंकर हैं, 2-4 पुरुष, 5-6 महिलाएं, इन्होंने ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री को यानी टीवी स्क्रीन को कैप्चर कर रखा है। सिर्फ डिबेट पे काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, यही होता रहता है। वरना आपने कभी टीवी पे खबर देखी है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कराची पर कब्जा कर लिया, आसिम मुनीर को हमने पकड़ लिया, हम उसको इंडिया लेकर आ रहे थे? कभी देखा है आपने? एवरग्रीन सुपरस्टार धर्मेंद्र को 22 दिन पहले मार दिया था टीवी स्क्रीन पे, लेकिन उनकी डेथ तो बाद में हुई। ऐसी बीसियों खबरें, चाहे 2000 के नोट में नैनो चिप का मसला हो, ये सारी खबरें आपको इस तरीके से जल्दबाजी में दी जाती हैं। इनका जो भुगतान है, ये हमारे खबर क्या थी कि हमारे घर के सामने रोज कूड़ा उठ रहा है, वो नगर निगम की जिम्मेदारी है। जिस दिन हमारे यहां 7 दिन कूड़ा नहीं उठेगा, एक अखबार वाला छोटी सी एक खबर दिखाएगा कि इस जगह से 20 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है, वो खबर है। हमारा काम था सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना, वो सवाल पूछना बंद कर दिया गया है। इसी वजह से ये जब रिपोर्टर वहां पहुंचता है, जिसको 2 से 4%, 5% हाइक मिलती है हर साल, जिसको छोटे छोटे नेताओं को गेस्ट बुलाना पड़ता है, जिसको मुख्यमंत्री के इंटरव्यू के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जिसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फलाने ढिमाके सारे प्रदेशों में रेवेन्यू के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में फाइल लगानी पड़ती है, उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो बेचारा इसलिए भेजा जाता है कि इसकी कोई पहचान नहीं है, इसको कोई पहचानेगा नहीं, इस पर कोई हमला नहीं है, क्योंकि वो जानता है। और वीरेश भाई, ये हमला आप क्या पहली बार देख रहे हैं? जब किसानों का आंदोलन हुआ था तब भी आईडी देख देख के मारा नहीं गया था, लेकिन दौड़ाए गए थे। 1-2 लोगों की ओबी तोड़ दी गई थी, कुछ चैनल के, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, वहां तोड़ी गई उनकी ओबी, क्योंकि आपने सब कुछ एक तरफा कर दिया है। और जब एक तरफा होता है तो जनता को आपसे उम्मीद नहीं होती है, और जब उम्मीद नहीं होती है तो जनता सिर्फ इतना चाहती कि हमारे सामने मत आओ, हमारे सामने मत आओ, अपना काम करो। आज 21 दिन से 20 दिन से किसी मीडिया को जरूरत नहीं थी कि वहां जाकर इन बच्चों का कवरेज करते, क्योंकि तब तक वो कॉकरोच जनता पार्टी थी, तब तक वो सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे। जिस दिन सोनम वांगचुक उठाए गए, उस दिन सारा मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पहुंच गया, उनके रिपोर्टर्स पहुंच गए। वो बेचारे पिटते हैं, उन पर पानी फेंका जाता है, उनको पीछे से कोई टीप मार देता है, उनको गाली देता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, वो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते। मनोज जी, आपको ये भी बताऊं कि आज के जमाने में और ऐसे
जो लड़के हैं, ऐसे लड़के लड़कियां आते हैं, क्या उनसे हम लोग रिपोर्ट, हाँ। हम उनकी उनका हाँ। हम इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं क्या बनना है, एंकर बनना है। एंकर बनना है। जिसने, हम तो संपादक रहे, हम तो जिसने कहा कि हमको एंकर बनना है, हमने कहा कि इसको रिपोर्टरे नहीं बनना है, इसको पत्रकारिता नहीं करनी है, इसको केवल ग्लैमर देखना है, उसको मैं कतई नौकरी नहीं देता था। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए नौकरी नहीं देता था कि ये पत्रकार बनने आया ही नहीं है, ये पत्रकार है ही नहीं, पत्रकार नहीं है, ये चमक दमक ग्लैमर बेचने आया है, अपने ग्लैमर, अपने चेहरे, अपनी खूबसूरती को बेचने आया है, पत्रकार है ही नहीं ये। इसलिए हम तो कभी उसको नौकरी नहीं देते थे, कभी नहीं, हम कभी उसको प्रेफरेंस भी नहीं देते थे। हाँ, इसलिए कैसे? कि वो पत्रकार है ही नहीं, वो तो ग्लैमर है, ग्लैमर का डॉल है, ग्लैमर का लड़का है, लड़की है, जो भी आप कह लो, बस वही है, खोखला, यहां से सब ब्लैंक। अखबार पढ़ता ही नहीं कोई, अखबार नहीं पढ़ता, मैगजीन नहीं पढ़ता, कोई देश विदेश की दुनिया का कोई जानकारी नहीं है। क्या बनना, एंकर बनना है, क्योंकि टीपी पढ़ना ना, एंकर में तो दिन भर हम कुछ लोग प्रोड्यूसर बैठ के लिखते हैं और वो टीपी पे लिखा रहता है और उसी को घड़घड़ घड़घड़ घड़घड़, मुर्गा लड़ाने में भी वही टीपी पड़ती है और कान में पीसीआर से आवाज आती है कि इसको काटो, उसको रखो, उसको पकड़ो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये सपा वाले को उठाओ, कांग्रेस वाले को गिराओ, अरे अरे ठीक है भाजपा वाले को उठाओ, अरे ठीक है आम आदमी पार्टी को गिराओ, यही चलता। वो भी कमांड पीसीआर से बैठा हुआ प्रोड्यूसर देता है, एंकर के पास उतना भी बुद्धि नहीं है कि वो किसका उठा ले और किसका गिरा दे, बिल्कुल, किससे सवाल पूछ ले। बिल्कुल सही है, यही एक हाल है। मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन कौन सा आएगा जो पिछले 10 साल पहले जिसने करियर ज्वाइन किया होगा एज ए जर्नलिस्ट, वो कब एक चेहरा बन पाएगा इस देश का, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा दिख रहा है। आपको देखिए कि जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से इस चौथे स्तंभ के खिलाफ गुस्सा, इस चौथे स्तंभ को गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया कह कह के ह्यूमिलिएट किया गया। आपने टॉप के किसी भी एंकर को, देश का जो इस समय सेलिब्रिटी बना हुआ, ये एंकर नहीं सेलिब्रिटी है, ये शादी ब्याह में और कथा में बुलाए जाते हैं, आपको बताएं, ये शादी ब्याह कथा में बुलाए जाते हैं फीता काटने के लिए, सेलिब्रिटी हैं। आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे इन्हें सो कॉल्ड, ये जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट सो कॉल्ड, इनको देखा वहां रिपोर्टिंग करते हुए? नहीं, एक भी थे वहां पे? नहीं थे। इसलिए जाते तो उनको पता था कि क्या हश्र होना है, उनके प्रति कितनी गुस्सा है, कितनी नाराजगी है, उनको इस बात का एहसास है कि वो जाते तो उनका क्या हश्र होता। और उस बैनर, उस पोस्टर को लेकर जब रिपोर्टर गया वहां पर, उनको ढकेला गया कि जा तू वहां पे। बैनर की वजह से मारा गया? हाँ, क्योंकि उसने बैनर से सोचा कि अच्छा वो एंकर इस बैनर का है। जा वहां पे, और जाके ह्यूमिलिएट हुआ वहां पे, मारा गया वहां पे, टिप मार दिया, किसी का चश्मा गिरा दिया, किसी का छीन लिया, किसी को भगा दिया, किसी को उंगली कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। ये आक्रोश हम लोग आज से, मनोज जी 5-6 साल पहले कहते थे, 4-5 साल पहले कहते थे कि जैसे जैसे ये मीडिया जिधर जा रही है, एक दिन ये पत्रकार मारे जाएंगे। अपने कसम से बता रहा हूं कि मैं जिस तरह से गुस्सा देखता था, वो उस गुस्से को लेकर मैं कहता था अपने कैमरामैन से कि बाप रे बाप, ये स्थिति इतनी विकट होती जा रही है कि एक न एक दिन पत्रकार मारे जाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए जंतर मंतर पे मारे गए। बिल्कुल, मतलब कोई हाथ नहीं लगाता था पत्रकारों को। हम लोगों ने जब अपना जीवन करियर शुरू किया, हम लोगों का क्या रिस्पेक्ट था। अरे बाबू, हम लोग, महेंद्र सिंह टिकैत मरे थे, मैं उनके गांव मुजफ्फरनगर में उनके दाह संस्कार में गया। मैं 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन रहा मैं, तो जिस दिन देहांत से पहले गया मैं, तो गांव का मैं लगता था कि मैं सबसे बड़ा रिश्तेदार हूं। कोई कहता था कढ़ी खा लो, कोई कह रहा था कढ़ी चावल खा लो, कोई गुड़, कोई चना, कुछ न कुछ बना के, मैं मेहमान जैसे वहां जिस दिन मरे थे उसी रात को पहुंचा था, उसमें वहां खाना खाया, उन्हीं के घर रुका, खटिया पे सोया, उनके घर का रिश्तेदार था मैं, उनके गांव वालों का। फिर अगले दिन रहा, दाह संस्कार उसके पूरा करके अगले दिन, मतलब 3 दिन रहा मैं, और वहीं का खाना पीना सब सम्मान के साथ। मतलब मार हो जाती थी कि हमारे यहाँ खा लो, हमारे यहाँ खा लो, हमारे यहाँ खा लो, ये स्थिति थी। वीरेश भाई, इतना सम्मान था। अगर आप याद करें तो हम लोग जब रिपोर्टिंग पे किसी गांव अतरे भी जाते थे
तो वहां पर बहुत सारी भीड़ ऐसी होती थी जो हमको आके अपनी एप्लीकेशन दे देती थी कि हमारा नलकूप नहीं चल रहा है, हमारे खेत की मेड़ किसी गुरु प्रसाद ने तोड़ दी है। वो हमको समझते थे कि हम उनकी हर समस्या जनता की आवाज है। हाँ, जनता की आवाज है। अब जनता के बीच में जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर का तो कोई काम ही नहीं बचा। तो जब रिपोर्टर नहीं तो जनता कहां से आएगी? तो जनता के बीच में आप है ही नहीं। एक छोटा सा एक मसला बताऊंगा आपको। जब ये चैनल अडानी के पास नहीं था, मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूं, एनडीटीवी डॉक्टर प्रणव राय का था। तो बताता हूं, छोटी सी चीज समझिएगा। अगर विधानसभा पर एक रिपोर्टर खड़ा हुआ है तो वो रिपोर्टर है। रिपोर्टर के आगे एक असिस्टेंट होता था जो रिफ्लेक्टर लेके खड़ा होता था ताकि रिफ्लेक्टर सूरज की रोशनी उसके चेहरे को चमकाए रखे। एक सामने खड़ा होता था, वो कैमरामैन होता था। कैमरामैन के ठीक पीछे एक उसका हेल्पर होता था। वहीं बगल में ओबी खड़ी होती थी। एक ओबी का इंजीनियर होता था और एक ओबी का ड्राइवर होता था। एक असिस्टेंट भी। एक असिस्टेंट। 7 लोगों की एक सैलरी पूरी लगती थी, जो ये सैलरी एक आधे घंटे के लाइव के लिए मान के चलिए कम से कम लाख रुपए होती होगी। मैं उस दिन एक दिन की सैलरी मान रहा हूं, लाख रुपए से ऊपर होती थी। अब देखिए, खर्चे कम हुए तो पहले ओबी गायब हो गई, तो ड्राइवर भी चला गया, असिस्टेंट भी चला गया और इंजीनियर भी चला गया। अब आ गया बैकपैक। तो बैकपैक किसको लाद दिया? कैमरामैन को लाद दिया। अब कैमरामैन बैकपैक लेके चलता था, तो वो अब एक काम हो गया, रिफ्लेक्टर हट गया, ठीक, रिपोर्टर बचा, कैमरामैन बचा, बैकपैक बचा। धीमे से एक दिन कैमरामैन भी हटा दिया गया, क्योंकि तो सबसे आसान चीज है उसको हटा देना। फिर एक स्टिक पकड़ाई गई, एक मोबाइल पकड़ाया गया। अब वही रिपोर्टर है, वही कैमरामैन है, वही ओबी है, वही ड्राइवर है, वही असिस्टेंट है और वही रिफ्लेक्टर है, वही सब कुछ है। ये खर्चे जब कम हुए तो चैनल चलेंगे कैसे? तो चैनल को स्टूडियो में ले आओ, खर्चे ही कम है। एक एंकर होगा, एक बड़ा मुद्दा होगा, 5 विंडो में गेस्ट बैठे होंगे, काम खत्म, कहीं फील्ड पे जाना नहीं। और इसी न जाने की वजह से ये रिपोर्टर फील्ड से हटाए जाने लगे। ये रिपोर्टर, ये सेव द टाइगर की स्थिति में है, सेव द टाइगर वाली स्थिति में। अभी तो एक प्रजाति की बात ही नहीं की है, उस प्रजाति का नाम है स्ट्रिंगर। जिस स्ट्रिंगर्स को आज की तारीख में हर चैनल वाला सिर्फ चोर समझता है, कहता है चोर हैं ये। आज एक स्टोरी का कोई 1200 देता था, कोई 500 देता था, कोई 2000 तब देता था जब एक स्ट्रिंगर की, स्ट्रिंगर का मतलब बहराइच का एक जो रिपोर्टर होता था, वो तनख्वाह नहीं पाता था। जब उसकी खबर चलती थी तो उसको पैसा मिलता था, जिला संवाददाता। आज उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है कोई, चल एक आधे को छोड़ के, बाकी कोई पैसा नहीं देता। वो सिर्फ माइक लिए टहल रहा है। और स्ट्रिंगर ही वो व्यक्ति है जो हर बड़ी खबर आपको देता है। फाइनली तो आके एंकर चमकता है किसी चीज पे, लेकिन स्ट्रिंगर, वो प्रजाति भी बेकार हो चुकी है। और उस पर दबाव आ गया है कि बहराइच में, सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में इवेंट कराओ, विज्ञापन लाओ, इवेंट करा के पैसा लाओ। पैसा लगाने की उनको जिम्मेदारी दे दी गई है और वो बेचारे पैसा मांगते घूम रहे। बाबा चैनल के नाम पे दे दे। सीतापुर वाला कौन सी कहानी आप बता? चैनल का नाम ले दूं? हाँ, जैसा भी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो चैनल था जी। सीतापुर में, मैं उस समय 7 स्टेट का हेड था जी में। तो मैं आया, सीतापुर में एक इवेंट था। सीतापुर के इस इवेंट में हम लोग बैठे हुए थे। तो सीतापुर के एक माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो स्टेज पर बैठे थे और उस प्रोग्राम का नाम था राइजिंग सीतापुर, मतलब सीतापुर राइज कर रहा है। तो एंकर ने उससे पूछा, विधायक से, कि ऐसा क्या विकास हो गया है सीतापुर में, ऐसी क्या तरक्की सीतापुर ने कर ली है कि अब सीतापुर में किसी शादी की खरीदारी करनी हो तो लोग लखनऊ न जाएं। 84 किलोमीटर दूर है लखनऊ से सीतापुर। ऐसी क्या तरक्की कर ली है कि कोई बीमार पड़े तो लखनऊ के किसी अस्पताल में उसको भर्ती ना कराना पड़े। ऐसा क्या कमा लिया है सीतापुर में? तो उस विधायक ने कहा, जब कमाई देख के आप सीतापुर तक चले आए हैं तो सीतापुर के विकास की कहानी तो बस यही साबित हो जाती है
वो मेरी पत्रकारिता की नौकरी का आखिरी दिन था। मैं बहुत हंसा, मुझे बहुत हंसी आई और मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मीडिया छोड़नी पड़ेगी, वरना हम सब सिर्फ पैसा बटोरने वाले भिखमंगे कहलाएंगे, हम वसूलकार कहलाएंगे। हम हर विभाग, हर टिन्नू छाप अगरबत्ती से लेकर खुकुंदू तक जाके राइजिंग खुकुंदू करेंगे और आखिरकार हमारा कुछ नहीं बचेगा जो 30-32 साल में कमाया। विधायक जी ने क्या कहा? एंकर ने क्या पूछा? एंकर ने पूछा कि सीतापुर ने ऐसी क्या तरक्की कर ली है। हाँ, कि आप सीतापुर के बारे में बताएंगे कि सीतापुर ने ऐसी क्या तरक्की कर ली है कि मान लीजिए किसी लड़की की ग्रैंड शादी है तो वो खरीदारी करने लखनऊ न जाए, अब सीतापुर में ही सब मिल जाएगा, सारे ब्रांड मिल जाएंगे। सीतापुर में कोई बीमार पड़ जाए तो वहां पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे, मेदांता जैसे और बड़े बड़े अस्पताल। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी बोले, जब आपने तरक्की देख ली सीतापुर में और आप खरीदारी करने यहां चले आए हैं, आपने राइजिंग सीतापुर देख लिया, सीतापुर का उत्थान देख लिया, तभी तो आप यहाँ आए, तभी तो आप यहाँ आए, तभी तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो कि सीतापुर में कितना बदल गया। जब आप आ गए तो तरक्की ऐसे ही समझ लिया। भाई साहब, इसको कहते हैं पहले तेल में भिगोया, फिर पानी में रात भर भिगोया, फिर दे जूता सर पे, वो भी और कहीं नहीं। लगा कि बाप रे बाप, उसी तरक्की को देख के तो आप यहाँ आए हैं। अगर सीतापुर तरक्की नहीं करता तो आप आते क्यों यहाँ? हमको मंच सजा के पूछते क्यों? वीरेश भाई, बहुत कह दूंगा मैं, बहुत सारी बातें कह दूंगा, इतनी सारी बातें हैं कुछ कहने की बात नहीं। वो आप आज बड़े पद पर बैठा हर व्यक्ति ये जानता होगा कि जब वो बहुत बड़ी खबर कहता है कि आज इस खबर को ताना जाए, जब एक ब्यूरो चीफ कहता होगा तो वहां से जो सुपर बॉस है वो फोन करके कहता है, देखो ये खबर अबर होती रहेंगी, ये 3 करोड़ की फाइल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में पिछले 4 महीने से क्यों फंसी है? बोले नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम उसको कर रहे हैं। बोले जाओ यार, फलनुआ चैनल को, ढिमकुआ चैनल को का पैसा दे दिया गया, हमारा पैसा नहीं आया। जो ब्यूरो चीफ होंगे वो जानते होंगे इस बात को कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं, और ये हो रहा है। ये जो रिपोर्टर आपके पास आता है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। इस बेचारे को निशाना मत बनाइए, हिंसा मत कीजिए, मत इनको छोड़ दीजिए, इनको जाने दीजिए। ये कुछ नहीं करते, किसी लायक भी नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। ये बेचारे बहुत परेशान है, इन पर लोड है, आया क्यों नहीं? इन पर लोड है कि फला जगह इवेंट कर रहे हैं, फला होटल बुक करो और कम से कम 60% कम में बनाओ, हो जाए अगर बाटर कि पार्टनर बन जाए होटल, तो इसका पूरा जो लोग, तुम्हारा यार कुछ बचा नहीं, तुम एक होटल नहीं कर पा रहे हो। बेचारा करता है, अच्छा कर लिए होटल, तुम्हारा यार कुछ बचा नहीं है यार, सीएम को लाओ इस प्रोग्राम में। अब जब वो कॉन्क्लेव होता है ना, उसमें 35,000 वाला चिंदी चोर भी बैठता है और वो अपने विचार बताता है। सर, वो एक्स के मालिक का क्या नाम है? नंबर भूल गया एकदम। कहाँ का? एक्स, जो ट्विटर के मालिक का क्या नाम है? एलन मस्क। वो एलन मस्क की तरह देता है राय कि मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में 22 बीघा जमीन नहीं है, 22 बीघा पुदीना बो रहा है। बता रहा है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जिससे 2.5 लाख, जिससे 3 लाख, जिससे 5 लाख, जिससे 10 लाख। वैसे ही राइजिंग कुकुंदू और राइजिंग झकरकटी, राइजिंग डिप्टी का पड़ाव, ये सब होता रहता है। यही एक तरीका है। इस रिपोर्टर के पास सिर्फ यही काम है, नितिन नवीन आए तो विजुअल मिल जाना चाहिए, इतना ही काम है। आज एंकर महोदय का फोन आया है कि आज हम भारत पाकिस्तान पे ये कर रहे हैं, एक रिटायर्ड डीजीपी की बाइट चाहिए, एक पुराने किसी विधायक की बाइट चाहिए। बाइट कलेक्टर की तरह वो जाता है और बाइट कलेक्टर की तरह लेकर आता है। कोई बड़ी घटना हो जाती है तो किसी तरीके से डीजीपी का टिक टैक करके आओ, जल्दी से आओ। टिक टैक करके आज के रिपोर्टर जानते क्या कहते हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है। वो रिपोर्टर कहता है, आज का डीजीपी का टिक टैक हमने सबसे पहले किया है। मतलब किया सबने है, लेकिन हमने डीजीपी का टिक टैक इतनी बड़ी चीज हो गया है। एक दरोगा, एक उसका टिक टैक इतनी बड़ी चीज हो गया है। आप देखिए कि क्या हालत हो गई उस रिपोर्टर की, किसी काम का नहीं बचा है वो रिपोर्टर, और आप इस रिपोर्टर को घेर रहे हैं।
मार रहे हैं, अपना गुस्सा उस रिपोर्टर पे उतार रहे हैं। अरे वो ईएमआई चुका रहा है, वो खुद चाहता है, वो बच्चे पाल रहा है, उसके अंदर भरा हुआ है, वो बच्चा पाल रहा है अपना, वो अपना दुख नहीं जता पा रहा है आपको कि वो घर से कितना पैदल है, उसको ईएमआई भरनी है, उसको बच्चे की फीस देनी है, उसको बच्चों को खाना खिलाना है। आप नहीं समझ पा रहे हो उस रिपोर्टर को, उसको निशाना मत बनाइए। उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, चैनल में उसकी औकात नहीं है, फील्ड में आप उसकी औकात में रहने नहीं दे रहे हो। कभी तो मौका मिला कि आपका कवर करने के लिए पहुंच गया, वरना कौन सा एंकर आ रहा है। और जो एंकर आता है, कभी वो बिहार में खदेड़ा जाता है, कभी शंभू बॉर्डर से खदेड़ा जाता है, वहां हिम्मत नहीं पड़ पाती है किसी एंकर को। उनको स्टूडियो में रहना है, 4 दीवारी में सुरक्षित, एनआईए की सुरक्षा भी है, ब्लैक कैट भी है, सब उनके आसपास लगे, वो सुरक्षा में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुरक्षा में, तो उनकी सुरक्षा कोई खतरा होना चाहिए, लेकिन उनका गुस्सा आप इन पर मत निकालिए। बहुत छोटी चीज है ये, बेचारे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद मान ले तो ये दरी बिछाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ दरी बिछाने के काबिल ही रह गए, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, ये मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो इस बेरोजगारी के समय में उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा, उनका फ्लैट नीलाम हो जाएगा, उनकी कार में पेट्रोल नहीं डल पाएगा, और भगवान न करे बच्चा बीमार हो गया और कोई ऐसी बीमारी बच्चे को हो गई तो फेसबुक पर क्यूआर कोड डाल के आपसे पैसा लेना पड़ेगा उनको। ये इतने कमजोर हो चुके हैं, इन कमजोरों पर हाथ मत उठाइए। ये हालत बड़े संपादकों ने की है, ये हालत हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन सब ने की है, इनका कोई दोष नहीं है। ये एजेंडा संपादक सवेरे तय करते हैं ब्लैक कॉफी पी के। आप इनकी ब्लैक कॉफी के छींटे इनके कपड़ों पर मत डालिए। ये बहुत सज्जन लोग हैं, ये बहुत भरे हुए लोग हैं, ये गाय हैं, वो भी बिना सींग के।